हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आज के पहले एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या फिर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर देना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कर देना इस वीडियो को ऑल वांगशन लवर्स के साथ में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब हम देख रहे थे कि ज़ी जो कि एक डार्क फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी। वो एरिया उसने आज से पहले इस पूरे ड्रैगन महल में कभी नहीं देखा था। वो उस जगह पे जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी। वो वहाँ जा ही रही थी तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। ज़ी घबरा गई। वो जंप करते हुए बोली कि कौन? गगा, आप हमेशा मुझे डरा देते हो। हाँ, वहाँ फैंशिंग खड़ा था। फैंशिंग जिसने ज़ी के सर पे मारते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें वहाँ रहना है। चलो अब यहाँ से। ज़ी को खींचकर फैंशिंग वापस ले आया था। वांगशन जो खुद भी वहाँ बैठा हुआ था और वहीं पर जो हाईक्वान थे वो बैठे हुए थे। वहाँ पर उनकी वाइफ जियांग यानली जो कि उनकी आंटी है वो भी बैठी हुई थी। यानली जिसने ज़ी को देखा और कहा, ज़ी तुम आ गई? ज़ी जिसने जाते ही यानली को ज़ोर से गले लगाया और कहा, हाँ आंटी मैं आ गई। मैंने आपको कितना 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 ज़्यादा मिस किया है। आई मिस्ड यू सो मच। उसने इंग्लिश बोली। यानली जिसने कहा, आई मिस्ड यू टू बाओबेई। हाई क्वान ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों ये इंसानी भाषा बोलना बंद करोगे? जब देखो तब इसमें ही बात करते रहते हो। हमारी अपनी भाषा है, उसका इस्तेमाल करो। ज़ी और यानली दोनों ने मुंह बनाया क्योंकि वो दोनों एक जैसी हैं। ज़ी जिसने शाओ वीजान उसके तरफ देखा और कहा, गगा आप कहीं जाने वाले थे? सो गाइस फिर से गड़बड़ है। मैं जान ईबो में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो एक काम करते हैं, इनके नाम को पूरी तरह से बदल देते हैं। हम बुलाएंगे जान को महाराज श्याओ और ईबो को हम बुला लेंगे महाराज वांग। ये ठीक रहेगा। महाराज वांग जिन्होंने कहा, हाँ मैं जाने वाला हूँ। उन्होंने फैंशिंग की तरफ देखकर कहा, फैंशिंग अब तुम्हें राज को संभालना है। फैंशिंग जो कि उनके साथ बैठकर खाना खाने बैठा हुआ था वो खांसने लगा। उसे हैरानी हुई, इतनी जल्दी उसे राजपाट संभालना होगा? इतनी जल्दी? उसने कहा, पर मैं इतनी जल्दी? महाराज श्याओ जो कि असल में फैंशिंग का मॉम है उसने कहा, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? फैंशिंग जिसने अपना सर नाम में हिला दिया। उसने फिर अपने बाबा की तरफ देखा। उसके बाबा उसे घूर रहे थे। महाराज वांग जिसने कहा, बाओबेई क्यों उसे परेशान कर रहे हो? फैंशिंग तुम्हें इतनी जल्दी राज नहीं संभालना है, लेकिन तुम्हें वहाँ रहकर सब कुछ देखना होगा। तुम्हारी मदद तुम्हारे अंकल जाओ चेंग करेंगे। जियांग चेंग तुम्हारी पूरी मदद करेगा, ठीक है? फैंशिंग जिसने अपना सर हाँ में ला दिया। उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। वहीं दूसरी तरफ महाराज वांग जो सोच रहे थे कि जब वो अपने राज्य में पहली बार आया था तो उसकी राज्य को संभालने में भी जियांग चेन ने ही बहुत ज़्यादा मदद की थी। उसका दोस्त बन गया था वो। आज उसके बेटे का भी वो दोस्त बनेगा। उसे ये सोचते ही बहुत खुशी महसूस हो रही थी। इसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और सब अपने अपने राज्य में वापस लौट गए। फीनिक्स किंगडम में जहाँ पर ज़ी और विंग दोनों बैठे हुए थे। ज़ी और विंग एक दूसरे को घूर रहे थे। ज़ी जिसने कहा, विंग तुम कुछ ज़्यादा ही चालाक नहीं हो? विंग जिसने कहा, मैं एक चालाक लोमड़ी से तो कहीं ज़्यादा बेटर हूँ। ज़ी जिसने कहा, मैं कोई लोमड़ी नहीं हूँ, मैं एक फीनिक्स हूँ, समझ आया? मैं फॉक्स नहीं हूँ, समझ आया तुम्हें? विंग जिसने कहा, नहीं तुम एक फॉक्स हो। ज़ी तुम एक फॉक्स हो। जी आप एक फॉक्स हैं। ज़ी जैसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, विंग मैं कोई फॉक्स नहीं हूँ, तुम देख सकते हो मैं एक फीनिक्स हूँ। चलो चलो मैं तुम्हें बाहर अपना असली रूप दिखाती हूँ। मैं एक फीनिक्स हूँ, मैं फॉक्स नहीं हूँ। विंग जिसने कहा, नहीं तुम फॉक्स हो। ज़ी जो मना कर रही थी और विंग उसे चिढ़ा रहा था। ज़ी जिसने फिर कहा, तो तुम एक वैम्पायर हो। विंग जिसने कहा कि क्या बकवास है, मैं हमेशा से एक ड्रैगन रहा हूँ, तुम्हें ये बात मालूम है। ज़ी जिसने अपने एक आईब्रो को ऊपर करते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सच में गगा आप हमेशा से एक ड्रैगन रहे हैं? विंग जो कि थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर उसने कहा, हाँ मैं हमेशा से एक ड्रैगन रहा हूँ, मैं कभी एक वैम्पायर नहीं था, समझ आया तुम्हें? अब अपना मुंह बंद रखो और मेरे कमरे से निकल जाओ।
जी जिसने कहा कमरे से मैं क्यों निकलूं, कमरा तो मेरा है। विंग जिसे बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही थी उसने कहा ठीक है अपने कमरे को रख लो, मैं जा रहा हूँ। विंग जो कि वहाँ से निकल गया क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जी के ऊपर। जी उसे हमेशा परेशान करती रहती है, क्यों वो उसे उसकी पुरानी बातों को याद दिलाती है, उसकी पुरानी बातें। विंग जो कि चल रहा था, चलते चलते उसके दिमाग में कुछ इमेजेस चल रही थी जहाँ पर उसे एक आवाज़ आ रही थी, हाँ मेरा मेट एक ड्रैगन नहीं हो सकता, मेरा मेट सिर्फ एक वैम्पायर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वैम्पायर, कोई ड्रैगन नहीं। मैं किसी ड्रैगन को कभी पसंद नहीं कर सकता हूँ, समझ में आया तुम्हें। वो एक परछाई जो उसे दिखी थी, इसके बाद ही विंग जो कि धड़ाम से नीचे गिर गया, उसे चोट भी आ गई थी। उसने कहा मेरा दिमाग कहाँ चलता है, मैं क्यों देख के नहीं चल सकता। उसने ऊपर देखा, वहीं पर उसकी ग्रैंड माँ जो कि असल में मैडम यू है वो खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा विंग तुम कभी देखकर चलोगे। विंग ने कहा अगली बार से पक्का। विंग जो कि अपने बालों में हाथ देकर अपने बालों को खुजा रहा था क्योंकि उसे बहुत एम्बैरसिंग लग रहा था ये मोमेंट। वो कैसे चलता है, बिना देखे चलता है और तनक में गिर जाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। विंग जो कि उठकर बैठ गया। उसने कहा ग्रैंड माँ क्या मुझे किसी और ने देखा। तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ किसी ने देखा, मैंने देखा कि मेरा भतीजा चल भी नहीं सकता है। नीचे गिर गया। वहाँ पर जियांग चेंग खड़ा था जो कि वहाँ पर अपने हाथों को अपने चेस्ट पे फोल्ड करके तिरछा खड़ा हुआ था। उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान थी जैसे कि वो विंग को टोंट मारने की कोशिश कर रहा हो। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा आ गया खुरसट बुढ़ा, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जियांग चेंग जो वहीं खड़ा था उसने कहा क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, समझ आया तुम्हें। विंग जिसने कहा जी शिफू मुझे सब समझ में आ गया, अब मैं यहाँ से जाऊँ। वैसे आप लोग यहाँ मेल महल में कर क्या रहे हैं, आपको आपके महल में नहीं होना चाहिए शिफू। विंग जियांग चेंग को ताना मार रहा था। जियांग चेंग ने कहा तुम बच्चे, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। जियांग चेंग जो कि वहाँ आगे आने लगा और विंग उठकर अपने ग्रैंड माँ के पीछे छुप गया। मैडम यू ने कहा आचिंग रुक जाओ। विंग बेटा तुम जाके आराम करो, आचिंग वो अभी आया है, उसे आराम करने दो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम एक बच्चे नहीं रहे हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा खुद का एक बच्चा है, इसके बावजूद तुम इसे परेशान करते हो। विंग जाते जाते जियांग चेंग की तरफ जीप दिखाते हुए भाग गया। अंदर कमरे में आने के बाद उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया कि उसका सच में कुछ नहीं हो सकता। वो अपने ख्यालों में कभी कभी ऐसे खो जाया करता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो पागल हो गया है। ऐसा बोलकर विंग जो कि बिस्तर पर गिर गया क्योंकि उसे नींद आ रही है, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। विंग जिसने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ आने लगी, हाँ तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे मेट हो, है ना। यह आवाज़ सुनकर विंग दोबारा उठकर बैठ गया। उसने कहा मैं क्या करूं। विंग जो कि अब फिर से उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया। वो डायरेक्ट जी के कमरे में गया। जी जो वहीं पर बैठी हुई थी उसका हाल भी ऐसा ही था, वो बहुत बेचैन थी। उसने विंग की तरफ देखा, विंग ने जी की तरफ देखा। विंग जैसे जी के पास आया, जी ने कहा मुझे फिर से दिखा। विंग जिसने कहा मुझे फिर से सुनाई दिया, हम क्या करें, हम कैसे बचें इन सब चीज़ों से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी जिसने कहा तुम्हें बस सुनाई देता है विंग, मुझे वो सब कुछ दिखता है, वो भयानक मंजर, वो व्यक्ति किसी को मार देता है, मैं देख नहीं पाती हूँ और तुम्हें तो बस सुनाई देता है। तुम सुनकर इतना घबरा जाते हो, मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा बार बार आता है, मैं क्या करूँ। जी जो वहीं पर मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठी थी और इधर उधर झूल रही थी, अपनी बैग को वो इधर उधर स्ट्रेच कर रही थी क्योंकि सच में उसे नींद आ रही है, उसे सोना है, लेकिन वो सो नहीं पाती है। जब भी आंखें बंद करती है उसे वही एक इमेज बार बार दिखाई देती है, वही एक दृश्य बार बार उसकी नज़रों के सामने आ जाता है। विंग भी, उसका भी हाल ऐसा ही है। लगभग 4 या 5 साल हो गए हैं तब से उन्हें ऐसा ही साथ हो रहा है उनके साथ में। विंग को कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें सुनाई देती हैं, हर बार कुछ अलग, और जी को हर बार एक ही पिक्चर बार बार दिखाई देती है। विंग जिसने कहा जी हम लोग एक साथ सो जाते हैं, तुम्हें पता है ना, जब हम लोग एक ही कमरे में सोते हैं तो हमारा दिमाग सही से काम करता है, चलो सो जाते हैं। जी जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो दोनों एक ही बेड पर सो गए थे कडल करके। बहन भाई है, गलत मत सोचो। आराम से सोने के बाद में नींद लगने के बाद अब उनकी नींद बहुत पीसफुल थी।
जीई और विंग अपनी ये सब बातें किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं। उनका अपना एक रीज़न है और ये रीज़न क्या है ये तो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट शाम का सीन देखते हैं। शाम के वक्त जहाँ पर विंग का मॉम मतलब मिस्टर शाओ जो वहाँ पर आए थे विंग को जगाने के लिए, उसे जगाया और जीही को भी उठाया। उन्हें उठाने के बाद उन्होंने कहा कि डिनर तैयार है, दोनों को चलना चाहिए। वो यहाँ का राजा है, उसे राजपाट संभालना होता है, लेकिन उसके दोनों बच्चे अभी तक बच्चे ही हैं। इसकी जिम्मेदारी भी उसके सर पर है। पता नहीं उसका जामफू कहाँ भाग जाया करता है जब भी बच्चों की बारी आती है। सब लोग अब डाइनिंग टेबल पर थे। वहाँ पर विंग और जी दोनों बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक अच्छी खासी नींद ले ली थी। वहीं पास में फैंशिंग बैठा हुआ था जो उन दोनों को सस्पिशियसली देख रहा था। उसे हमेशा समझ नहीं आता है जब ये दोनों अकेले रहा करते हैं तो क्यों इनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। साथ में होते ही इनके हाव भाव सब बदल जाते हैं, रंग रूप भी बदल जाता है। अभी जो विंग है उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो। फैंशिंग भी एक बार देख करके हैरान है, विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फैंशिंग की नज़रों में आज से पहले ये खूबसूरती उस नज़र से आई नहीं थी। आज उसे अलग तरीके से दिखाई दे रहा था। विंग का वो रूप रंग सब कुछ, विंग की वो मिल्की वाइट स्किन, उसके वो चिक्स, उसके छोटे छोटे से लिप्स, उसके वो लंबे बाल, लंबे काले बाल और उसमें ऊपर की तरफ जो जेड पिन लगा हुआ है, उसे देखकर तो फैंशिंग को कुछ कुछ हो रहा था अपने मन में कि उसका भाई तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। उसके मन में प्रोटेक्टिवनेस भर भर के आ रही थी कि उसे अपने भाई को हर किसी अल्फा से बचाना है, हर किसी से, मतलब हर किसी से ही। जियांग चेंग जो कि अभी अभी आया था वो असल में अपने महल में डिनर करने वाला था, लेकिन नहीं, उसे विंग को चढ़ाए बिना चैन कहाँ मिलता है, तो वो यहीं आ गया। विंग के पास वाली चेयर पे वो बैठने वाला था पर फैंशिंग अपनी चेयर से उठ गया और विंग की पास वाली चेयर पे जाके बैठ गया। उसने कहा, अंकल आप दूसरी चेयर पे बैठ सकते हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ। ये देख करके सब लोग हैरान थे। मिस्टर शाओ जो कि उनके मदर है वो बोल रहे थे, फैंशिंग ये कैसी हरकत है, हटो वहाँ से, चैंग को बैठने दो। फैंशिंग ने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं हटूँगा, मैं मेरे भाई के आसपास किसी अल्फा को नहीं आने दूँगा सिवाय मेरे। ये सुनकर जीई जो कि विंग की तरफ देख रही थी और विंग जो खांसने लगा तो उसने खांसते हुए कहा, माँ ऐसी बातें अचानक मत कहा करो गगा, किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। फैंशिंग ने विंग की पीठ को सहलाते हुए और उसके माथे पर एक चपेट लगाते हुए कहा, खबरदार जो ऐसी बात एक और बार कही तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। विंग ने कहा, वही तो मैंने कहा, आप ऐसी बातें करके सच में मेरी जान ले लोगे गगा। फैंशिंग ने कुछ नहीं कहा और मिस्टर शाओ जो उनके मॉम है वो हंसने लगे। मिस्टर वांग भी वहीं बैठे थे। उन्होंने धीरे से मिस्टर शाओ को कोहनी मारते हुए कहा, देखो ये बिल्कुल मेरी तरह नहीं है क्या। मिस्टर शाओ जिन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी तरह, वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारी तरह मेरे आसपास नहीं घूम रहा है, समझ आया तुम्हें। मिस्टर वांग जिन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है अगर उसकी शादी कर दी गई तो वो अपने ओमेगा के लिए कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा बेटा मेरे ऊपर गया है। मिस्टर शाओ जो कि चिढ़ गए थे इस बात से, उनका बेटा उनके ऊपर गया है, वो भी तो ऐसे ही हैं। मिस्टर शाओ जिन्होंने फिर कुछ भी नहीं कहा, वो अपना खाना खाने लगे। सब लोगों का डिनर हो गया। चैंग जो कि विंग को परेशान करने आया था वो ऐसा नहीं कर पाया फैंशिंग के होते हुए। फैंशिंग विंग को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ था। अगर चैंग विंग को कुछ भी कहने की कोशिश भी कर रहा था तो उसका जवाब फैंशिंग दे रहा था। ये देखकर जियांग चेंग जो कि चिढ़ गया था कि इस बच्चे का मैं क्या करूं, ये उसके नेफ्यू, उसको समझते क्यों नहीं है, वो बस विंग को टीज़ करना चाहता है। पर देखो ये फैंशिंग का बच्चा। फिर उसने कुछ भी नहीं कहा, वो भी अपना डिनर करके निकल गया। डिनर के बाद में अब सब लोग बैठे हुए थे साथ में। फैंशिंग जिसने कहा, माँ अब हमें वापस जाना होगा, आज संडे का दिन था जो कि ख़त्म हो चुका है, वहाँ का वीकेंड ख़त्म हो गया है, अब हमें इंसानी दुनिया में वापस जाना है। उसकी मॉम ने कहा, तुम लोगों को ज़रूरत क्या है इंसानी दुनिया में जाने की, हम लोग तुम्हें बस इन सब से दूर रखना चाहते थे, इसलिए तुम्हें भेजा था। अब सब कुछ ठीक है, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। विंग जिसके तो ऐसा लगा जिसके ऊपर कि उसके सर पर ठंडे पानी की बाल्टी को दी हो, क्योंकि उसको इतना बड़ा झटका लगा था। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें जाना होगा, हाँ हमारी पढ़ाई बाकी है अभी, हाँ इंसानों वाली पढ़ाई। मिस्टर वांग जिन्होंने कहा, बेटा
तुम अगर वो पढ़ाई ना भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, तुम यहाँ के राजकुमार हो, सबसे सुंदर और सबसे लाडले राजकुमार। समझ आया तुम्हें? जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, वही सबसे सुंदर सबसे लाडला राजकुमार है, मैं तो कोई नहीं हूँ। मिस्टर वांग जिन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरी प्रिंसेस हो, तुम सबसे ज़्यादा खास हो मेरे लिए। जी जिसने विंग की तरफ अपनी टंग बाहर निकाल के बता दी। और मिस्टर शाह जो सोच रहे थे ये बच्चे सच में कभी नहीं सुधर सकते, बचपन से जब से ये पैदा हुए तब से एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते ही नहीं है। अगर विंग को ज़्यादा प्यार कर दो जी नाराज़ हो जाती है, जीव को करो तो विंग नाराज़ हो जाता है, दोनों को करो तो दोनों चिढ़ जाते हैं। इनका सच में कुछ नहीं हो सकता। खैर, जैसे तैसे करके मिस्टर शाह मिस्टर वांग को मनाने के बाद तीनों बच्चे वापस आ गए थे इंसानी दुनिया में। विंग जिसे बस सुबह होने का इंतज़ार था, क्योंकि सुबह होते ही वो अपने लैंसैन से मिलेगा। हालांकि उसे इंसानों से सख्त नफ़रत है, सबसे ज़्यादा नफ़रत है उसे इंसानों से, लेकिन लैंसैन की बात अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। उसके लिए विंग के दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स है, हालांकि उसकी एज विंग से बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एज बताने में मिस्टेक कर दी थी। वांग जी की एज 24 नहीं 34 है, वो 34 का है। विंग जहाँ 17 साल का है और वो 34 साल का, तो उससे डबल है वांग जी। अब आते हैं स्टोरी पे वापस। विंग जो भी बस वेट कर रहा था, सुबह हो जाए सुबह हो जाए सुबह हो जाए, वो कब वेट करते करते सो गया उसे मालूम नहीं हुआ। सुबह फैन सिंह ने आके उसे जगाया। आज सरप्राइजिंग बात यह थी कि उसे आज अकेले सोते हुए भी कोई सपना नहीं आया, जो के लिए उसके लिए अच्छा साइन था। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी उसे कुछ सुना ही नहीं देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सो भी नहीं पाता है, ये कभी कभी की ही बात है। फैन शिंग ने कहा, विंग तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तुम्हारे? विंग जो कि 17 साल की उम्र में ही कॉलेज में पहुंच गया, क्योंकि वो एक ड्रैगन है, वो अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा समझदार है, इसलिए बस वो बच्चों ऐसी हरकतें मन से करता है, जानबूझकर करता है, वरना है तो वो बहुत ज़्यादा समझदार। विंग जो कि घबरा कर उठा कि हाँ उसे तो जाना है, शिट 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 शिट, फिर उसे जाना भी है, जाना है जाना है। वो उठा, जल्दी से रेडी हुआ और बिना ब्रेकफास्ट किए निकलने लगा। फैन सिंह ने उसे डांटा और कहा कि अगर वो बिना ब्रेकफास्ट के जा रहा है तो वो मॉम को बता देगा, फिर मॉम आएंगी तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट लेकर। विंग को पता है, अगर उसकी मॉम को पता चला कि वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपने कॉलेज गया था, पक्का उसका मॉम यहाँ आएगा और उसे वापस अपने किंगडम लेके चला जाएगा, इसलिए जान को वो रिस्क नहीं लेना है। उसने एक ब्रेड उठाया जिस पे बटर लगाया हुआ था, उसे अपने मुंह में दबाया और कहा वो उसे खाते खाते ही भाग गया। फैन सिंह जिसे बस ऐसा लग रहा है कि वो इस विंग का क्या करे, ये कभी सुधरेगा भी, हमेशा लेट उठता है, लेट उठने के बाद में जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट करता है। फैन सिंह अब विंग के कमरे की तरफ गया। उसका कमरा पूरा मेस्ड अप हो रखा है, उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, कल जो वो रोब्स को पहन कर आया था वो रोब्स भी इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, सब कुछ इधर उधर पड़ा है। फैन सिंह जिसने उस रूम की अच्छे से सफाई की, उसके बाद वो जीई के कमरे में गया, क्योंकि जीई को भी तो उठाना है। जीई जो कि कॉलेज पढ़ने से ही मना कर दिया, उसने कहा कि उसे कॉलेज पढ़ना ही नहीं है, उसे इंसानों की पढ़ाई समझ में भी नहीं आती और उसे दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन हाँ उसे इंसान जो मॉडलिंग किया करते हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए वो उसकी क्लासेस लेने जाया करती है। उनके पेरेंट्स ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि उन्हें सोच समझ में भी नहीं आता है, हालांकि थोड़ा बहुत आता भी है क्योंकि वो भी इंसानी दुनिया में आते जाते रहते हैं। जी को भी उठाया, उसे भी भगाया कमरे से। उसके बाद फैन सिंह जिसने खुद से कहा कि इन दोनों भाइयों को वो क्या करे, ये दोनों बहन भाई उसे परेशान करके रखते हैं, क्योंकि जी का कमरा भी एकदम बिखरा हुआ था, बिल्कुल विंग के कमरे की तरह। ऐसा लगता है ये दोनों दो जिस्म एक जान है, दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी हैं। जी जो खुद भी क्लासेस के लिए लेट हो चुकी थी, वो भी तैयार हुई जल्दी जल्दी और भागते भागते उसने भी उसी तरीके से बटन लगा हुआ ब्रेड उठाया और खाते खाते भाग गई, जिस तरह से विंग भागा था। अब हम विंग का सीन देखते हैं। विंग अपने कॉलेज में पहुंच चुका है, वहां जाकर वो हर जगह पे अपने सर को ढूंढ रहा है, उसके फुटबॉल कोच जो कि फुटबॉल चैम्पियन भी है। इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन विंग के लिए सब कुछ चुटकियों का खेल है, क्योंकि वो तो एक किंगडम का प्रिंस है। उसने जाकर फुटबॉल कोच की तरफ देखा, फुटबॉल ग्राउंड में कोई भी नहीं था, उसके कोच तो बिल्कुल नहीं थे। उसने फिर एक टीचर से पूछा कि उसके जो कोच हैं वो कहाँ गए हैं। उस टीचर ने कहा, कोच ने तो जॉब छोड़ दी है, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, तुम तो उनके फेवरेट स्टूडेंट हो ना। विंग जैसे झटका लगा कि क्या, सर ने कॉलेज छोड़ दिया है, फुटबॉल छोड़ दिया है, तो वो कहाँ गए। विंग जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो कॉलेज से भाग गया।
भागकर डायरेक्ट वांगजी के घर पर आया। वहाँ ताला लगा हुआ था। उस मैट्रेस के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी थी जो विंग ने हटाकर देखा। विंग वांगजी के घर 1-2 बार आ चुका है और उसकी की कहाँ रखी रहती है ये भी उसे पता है, पर आज वहाँ पर चाबियाँ नहीं थी बल्कि एक चिट्ठी थी जिसे विंग ने उठाकर उसने खोला। खोलते हुए उसके हाथ कँप रहे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। उस लेटर को खोलते ही उसे सबसे पहले दिखाई दिया, डियर विंग, सबसे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतने समय तक मेरे साथ रहने के लिए। तुमने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया है। जब मेरे पास कोई नहीं था तब तुम थे। तुमने मुझे गले लगाया, मेरा दुख दर्द को बांटा। पर विंग, तुम भी जानते हो हम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है। 1 या 2 साल बाद तुम मुझे भूल जाओगे, मुझसे दूर जाने की मांग करोगे, फिर मैं बहुत बुरी तरह से टूट जाऊंगा। तुम अभी नादान हो। समझदारी के साथ में हमारे प्यार मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो भी बदलने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा और मैं उन बदलते हुए जज्बातों को खुद को खोते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास तुम एकलौते इंसान हो, तुम सिर्फ एकलौते। तुम्हारी यादों के सहारे मैं हमेशा के लिए जीना चाहूँगा, तुमसे दूर रहने की बजाय। मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा कठिन था। कल जब तुम मुझे मिले थे तब तुम्हारी आंखों में मैंने वो चमक देखी थी। वो एक जुनून मैंने देखा था और उसी चीज़ से मुझे डर लगता है, उसी चमक से, उसी जुनून से। कल का दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे साथ खाना खाया, तुम्हारे साथ मैंने समय गुजारा। जिस तरह तुम वहाँ से जा रहे थे मुझे छोड़कर, मेरा दिल टुकड़ों में टूट रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलने वाला। मैंने कोई बड़ी पार्टी बड़ा कुछ नहीं किया जाने से पहले क्योंकि तुम समझ जाते ना, मुझे मालूम है। अरे रो क्यों रहे हो, अपने आंसू को पोंछ लो। विंग, जिसने महसूस किया कि सच में उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, विंग ने अपने आंसू को पोंछा, फिर दोबारा उस लेटर की तरफ गौर करते हुए और पढ़ा। क्या हुआ, रो रहे हो? रो मत, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मुस्कुराओ। विंग, जिसने छोटी सी मुस्कान दे दी ये पढ़ते हुए। वांग, जिसने आगे लिखा, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तुम अभी मुस्कुराए हो। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो विंग। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बता देता तो मैं जा नहीं पाता। और मैं उम्मीद करूँगा कि अब हम दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय। तुम्हारा कभी ना हो सकने वाला लैंसन। यहाँ पर लेटर ख़त्म हो गया था। ये पढ़ते ही विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, भर भर कर आंसू आ गए थे उसकी आंखों में। इसके बाद विंग ने कुछ भी नहीं देखा, कोई उसे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी हो, वो इंसानों के बीच खड़ा है, कुछ नहीं देखा। वो वहाँ से डायरेक्ट गायब हो गया। गायब होते ही वो ड्रैगन किंगडम में डायरेक्ट पहुँचा। उसे मालूम है कि ड्रैगन किंगडम में उसकी मॉम और उसके डैड अभी नहीं होंगे, वहाँ पर उसके अंकल होगी, उसकी आंटी होगी। तो वो वहाँ पर हाई क्वान को ढूंढने लगा, रोते रोते वो ढूंढने लगा हाई क्वान, जो कि अपने दरबार में था क्योंकि अभी सुबह का समय है। वो दरबार में सब कुछ मैटर्स को सुन रहा था, शॉर्ट आउट कर रहा था। विंग रोते रोते दरबार में पहुँच गया। हाई क्वान ने जब देखा कि विंग आ रहा है, वो भी रोते रोते, उसका तो जैसे दिल ही बाहर निकलने को आ गया था कि उसके नेफ्यू को क्या हो गया। उसने विंग को डायरेक्ट जाकर हक कर लिया। वहाँ हक करने के बाद उसने कहा, विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? विंग ने रोते रोते कहा, अंकल वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। ये सुनकर हाई क्वान के पैर तले ज़मीन खिसक गई कि क्या उसका नेफ्यू किसी को पसंद करने लगा है, वो भी इतना ज़्यादा कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है। हाई क्वान जैसे झटका तो लगा था, लेकिन अभी उसे मालूम है ये जगह ये सब कुछ बात करने के लिए नहीं है। उसने विंग को उठाया, अपने साथ लिया और अपने कमरे में ले गया जहाँ पर यान ली पहले से बैठी हुई थी। हाई क्वान, जिसने पहले तो विंग को अच्छे से पानी पिलाया, फिर उसे थोड़ी देर के लिए शांत किया, फिर कहा, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। विंग, जिसने कहा, वो मुझे छोड़कर चला गया। देखिए। हाई क्वान, जिसने उस लेटर को लिया, उसने उस लेटर को पूरा पढ़ा, 2 से 3 बार पढ़ा, फिर उसने कहा, क्या ये कोई इंसान है? विंग, जिसने कहा, हाँ हाँ, मुझे डर लग रहा था। माँ बाबा पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे डर लग रहा है।
पर मैं उसे खोना नहीं चाहता। अंकल, अंकल कुछ कीजिए ना। अगर वो कहीं चला गया तो, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? यान ली जो वहीं बैठी थी उसने कहा, तुम चुप रहो, मैं कुछ करती हूँ। वो वहाँ से जाने लगी। हाईकवान ने कहा, कहाँ जा रही हो? यान ली जिसने कहा, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। मैं नहीं देख सकती विंग को रोता हुआ, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊँगी। हाईकवान ने कहा, क्या तुमने उसे कभी देखा है? यान ली रुक गई, क्योंकि हाँ, उसने तो कभी नहीं देखा है उस इंसान को जिसकी विंग बात कर रहा है। वो तो उसका नाम भी नहीं जानती है, वो उसे कैसे ढूंढेगी? यान ली जो विंग के पास वापस आ गई। उसने कहा, विंग, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? वो होता है ना इंसानों के पास मोबाइल फ़ोन, उसमें तुम्हारे पास उसकी तस्वीर होगी ना? विंग ने कहा, हाँ 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 हाँ, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसने अपने पॉकेट से उस फ़ोन को निकाला। वो अभी इंसानों वाले कपड़े पहने हुए थे, एक जींस, एक टी शर्ट। उसने अपने पॉकेट से उस फ़ोन को निकाला, उसका लॉक खोला और अपने लैंसन की फ़ोटो उन सबको दिखा दी। हाई क्वान ने भी लैंसन को देखा, यानले भी देखा। उन दोनों ने कहा कि वो इसे ज़रूर ढूंढ लेंगे, विंग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी कमेंट जरूर करना। एंड गाइस, इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को उस पर रिस्पॉन्स बहुत 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 बुरा है, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बुरा है। खैर, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं फिनिश ज़रूर करूँगी। बस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ देते रहना, थोड़ा बहुत ही सही पर देते रहना, मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस एफएफ को कंटिन्यू कर पाऊँ इसलिए। सो गाइस, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।